दैट वाज अंकल, मैं प्रिंस महेश्वरी। तो दोस्तों, जैसे कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया है, ठीक है जी, तो हमारा एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने बेसिक प्लस हमारे डिफरेंट सोर्सेज प्लस स्केड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किए थे। तो आज हम इसका सेकंड लेक्चर कंडक्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम प्रीएम्बल, फीचर्स और फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे। हाँ जी, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है जी। और ये इससे बहुत ज्यादा बार आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, है ना, एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉलिटी लेक्चर 2, और इसमें हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के सारे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फीचर देखते हैं जी पहले, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किससे लिया? यूएस से, ठीक है जी। और दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान दुनिया में सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है, ठीक है जी। नेम ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का नाम क्या है? भारत का नाम क्या है जी? द नेम ऑफ इंडिया इज इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत। कुछ जो मॉडर्न थिंकर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने बोला कि नाम इंडिया रखा जाए। कुछ ट्रेडिशनल जो थिंकर्स, उनका मानना था कि भारत नाम रखा जाए, जो हमारा कल्चरल नेम है। तो दोनों को नाराज ना करते हुए नाम दिया गया जी इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा नाम क्या इंडिया का? इंडिया दैट इज भारत, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, इट एस्टेब्लिशेस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में कौन सा सिस्टम है गवर्नमेंट का? पार्लियामेंट्री। यूएस में कौन सा? प्रेसिडेंशियल, ठीक है जी। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ दो हाउसेज, अपर हाउस, लोअर हाउस, प्राइम मिनिस्टर रियल हेड है ना जी। चलो नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर अ वेलफेयर सोसाइटी। समाज की भलाई के लिए इसमें क्या दिए गए हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, इट प्रोवाइड्स अ सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी with the Supreme Court at apex, High Court in the middle and subordinate courts at the bottom, ठीक है जी। एक सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी प्रोवाइड करता है जिसमें टॉप में क्या दिया गया जी? सुप्रीम कोर्ट। सबसे टॉप में क्या इंडिया में? सुप्रीम कोर्ट है जी जुडिशरी में। मिडिल में क्या है? हाई कोर्ट। और सबसे जो सबॉर्डिनेट लेवल पे, लोअर लेवल पे क्या है जी? सबॉर्डिनेट कोर्ट, जो लोकल कोर्ट्स है, ठीक है जी। तो सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी है। नेक्स्ट, इट इज द ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें फ्लेक्सिबल हैं, कुछ चीजें रिजिड हैं। कुछ चीजों को चेंज किया जा सकता है, कुछ आर्टिकल्स को, कुछ प्रोविजंस को, कुछ राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। कुछ चीजें रिजिड है जिन्हें अमेंड नहीं किया जा सकता, जैसे जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे अमेंड नहीं किया जा सकता, तो वो रिजिड है। आर्टिकल 32 को नहीं अमेंड किया जा सकता, वो रिजिड है। तो कुछ चीजें फ्लेक्सिबल है, कुछ चीजें रिजिड है जी, ठीक है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेकुलर स्टेट। इंडिया क्या है जी? सेकुलर स्टेट है, वेयर ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, ठीक है जी। धर्म निरपेक्षता है ना। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, जैन, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी का सम्मान है, ठीक है। सभी को आजादी से अधिकार है अपने अपने जो फेथ है, अपना जो बिलीफ है, अपनी जो धार्मिक वर्शिप है उसको करने का। तो इंडिया क्या? सेकुलर स्टेट है जी, कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है, राइट। Next, there is special reservation of seats for SCs, STs in public appointment and educational institution. SCs के लिए, STs के लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है, रिजर्वेशन दी गई है, ठीक है। चाहे वो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ले लो, चाहे वो पब्लिक अपॉइंटमेंट में ले लो, ठीक है जी, अलग अलग चीजों में दी गई है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स पंचायती राज। ये पंचायती राज का जो कंसेप्ट है दुनिया में सिर्फ भारत में है जी। इट प्रोवाइड्स पंचायती राज, ठीक है जी। जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम सभा है, ठीक है, जो हमारा जिला परिषद है, तो पूरा पंचायती राज का जो सिस्टम है ये दिया गया जी हमारे संविधान में। नेक्स्ट, देयर इज सिंगल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दैट इज राइट टू वोट। सिंगल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, कोई भी एडल्ट है जो जिसकी एज 18 साल कंप्लीट हो चुकी है, उसे वोट पाने का अधिकार है। ही इज हैविंग राइट टू वोट, ठीक है, वो मतदाता बन सकता है, उसे वोट डालने का अधिकार है। सो देयर इज सिंगल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, कोई भी एडल्ट जो एडल्ट हो चुका है, जिसकी एज 18 साल या उससे ऊपर हो चुकी है, उसे वोट डालने का अधिकार है, ठीक है जी। चलो, तो ये कुछ मेजर फीचर्स हैं भारत के संविधान के, राइट। अगला देखते हैं जी। नेक्स्ट इज प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या चीज है जी? दिस इज द प्रीफेस या इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रीएम्बल आप देखोगे तो आपको इमेजेस में प्रीएम्बल ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। जो जिन्होंने
एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो की हैं, पढ़ी हैं, तो आप देखना है कि एनसीईआरटी की बुक्स की स्टार्टिंग में ऐसा एक चैप्टर रहता है, एक पेज रहता है, दैट इज प्रीएम्बल, राइट। प्रीएम्बल का इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। चलो, ये इसकी वर्डिंग दी गई है, आप एज इट इज पढ़ना, हमने थोड़ा आगे डिफाइन मतलब करते हैं इसकी वर्डिंग को। सो प्रीएम्बल क्या चीज है जी? इट इज द preface or introduction of the constitution. The first constitution having preamble was American Constitution. पहला constitution कौन था जिसमें preamble था? That was American Constitution, ठीक है। यूएस के constitution में क्या था? preamble. So preamble का text क्या लिखा गया preamble में, ठीक है जी। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सीरीज है जी। इसको एज इट इज याद करना है, एक भी वर्ड आगे पीछे आपका नहीं होना चाहिए। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इस सीरीज को एज इट इज ऑर्डर में लगाओ जैसे कि प्रीएम्बल में दी गई है। सो ये कहता है जी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक, ठीक है, एक मत हो गए, एक सुर होके इंडिया को सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाते हैं जी। सॉवरन दैट वी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। सोशलिस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, सेकुलर where all the religions are equal, democratic, डेमोक्रेसी क्या होता है जी? जहां पे सरकार लोगों द्वारा चुनी गई हो, ठीक है जी। लोकतंत्र, रिपब्लिक, जहां पे जो कंट्री का हेड है, जो रिपब्लिक का हेड है, वो चुना गया हो, कोई राजा, कोई तानाशाह, कोई हेरिडिटरी पर्सन ना हो, ठीक है जी। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं, जो हेड ऑफ द रिपब्लिक है, वो चुने जाते हैं हर 5 साल के बाद, ठीक है जी। सो सोवरन हम आजाद हैं, सोशलिस्ट सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना, सेकुलर धर्मनिरपेक्षता, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, रिपब्लिक, ठीक है जी, जहां पे देश का जो हेड है वो चुना गया हो, एंड टू प्रोवाइड ऑल इट्स सिटीजन्स, ठीक है। ये सीरीज आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना एग्जाम के लिए, ये सीरीज आपको एज इट इज याद करनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट, एंड टू प्रोवाइड ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, ठीक है जी। जस्टिस कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तीनों तरह का जस्टिस मिलना चाहिए जी। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, हर चीज की आजादी होनी चाहिए, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने की आजादी होनी चाहिए। हम कुछ भी सोच सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, पूजा याचना कर सकते हैं, ठीक है जी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, बराबर स्टेटस मिले, बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, नहीं मिलता बात अलग है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया, ठीक है जी। फ्रेटर्निटी, प्रमोट अमंग ऑल, फ्रेटर्निटी क्या होता है जी? भाईचारा, फ्रेटर्निटी इज भाईचारा, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड, ठीक है जी। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता, ये सीरीज नंबर 2 है ऐसे, ठीक है जी। सीरीज नंबर 2 आप इसको भी एज इट इज याद रखोगे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। हो सकता है आपसे क्वेश्चन में पूछ लेंगे, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, या जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल में दिया गया वैसे लगाओ, तो ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है जी। चलो, एंड आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दिस 26th day of November 1949 अडॉप्ट एंड इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करती है और ये भारत को प्रेजेंट करती है, ठीक है जी। तो 26 नवंबर 1949 ये डे मेंशन है, सिर्फ अडॉप्शन का डे मेंशन है जी, ठीक है। और सॉरी, यहाँ से होता है अडॉप्शन का डे मेंशन है हमारे प्रीएम्बल में, ठीक है जी। कौन सा? 26 नवंबर 1949, राइट। चलो, सो ये थी हमारी प्रीएम्बल की वर्डिंग, इसमें आप अच्छे से याद रखोगे। चलो, प्रीएम्बल में आपको एक क्वेश्चन बताते हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि टिल डेट प्रीएम्बल कितनी बार अमेंड हो चुका है, ठीक है जी। सो टिल डेट preamble has been amended once only, has been amended once only। आज तक हमारा जो प्रीएम्बल है एक ही बार अमेंड हुआ है जी, विद 42nd अमेंडमेंट, विद 42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक है जी। इसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे इस अमेंडमेंट से, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए जी 42nd अमेंडमेंट 1976 के साथ। तो आज तक
प्रियम्बल सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है, इसका एक ही बार संशोधन हुआ है 42nd अमेंडमेंट 1976 के साथ। ठीक है, ये 3 वर्ड्स ऐड किए हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार मार्क करके अपने पास नोट करके रख दो जी। ठीक है, चलो अब देखते हैं जी पार्ट्स पे नजर लगाते हैं। ठीक है जी, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि पार्ट 1 है, इसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में जिक्र किया गया। अगर जैसे किसी स्टेट का एरिया बढ़ाना है, कम करना है, नई स्टेट बनानी है, बाउंड्री ऑल्टर करनी है, तो ये सारा जिक्र किया गया पार्ट फर्स्ट में। और आर्टिकल 1 से लेके 4 तक आते हैं जी पार्ट फर्स्ट में। पार्ट सेकंड है सिटीजनशिप। ठीक है जी, भारत की नागरिकता कैसे हासिल की जा सकती है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक 5 to 11 डील्स विद द सिटीजनशिप। पार्ट थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यहीं पे स्टार मार्क कर लेते हैं जी। ठीक है, दिस इज फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 32। ठीक है, 12 से लेके 32 तक राइट्स हैं और उसके बाद 3 प्रोविजंस हैं। ठीक है जी, राइट्स में देखते हैं। नेक्स्ट है इसको 32 आप 35 भी लिख सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 to 51। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक क्या है जी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, नेक्स्ट पार्ट 5, द यूनियन, वन ऑफ द मेजर पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जी द यूनियन, जिसमें हमारा सारा सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, स्पीकर, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। ठीक है जी, पार्ट 6 है हमारी द स्टेट्स। ठीक है जी, जिसमें हमारा सारा स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट गवर्नमेंट का जिक्र किया गया, आर्टिकल है 152 to 237। फिर हमारा आता है जी पार्ट 8, जिसमें यूनियन टेरिटरीज के बारे में जिक्र किया गया है। पार्ट 9, वंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जी, पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज के अंदर ही फिर म्यूनिसिपैलिटी आता है, पार्ट 9 के अंदर ही म्यूनिसिपैलिटी आता है। ठीक है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज आता है, ये देखो पार्ट 9 थे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, पार्ट 9 भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है जी, फिर आपका आ गया पार्ट 10, दैट इज शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। पार्ट 11, रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 12, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ट्रीट्स। ठीक है जी, ये आ गया आपका पार्ट 12 में। पार्ट 13, ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के टेरिटरी के अंदर ही जो ट्रेड एंड कॉमर्स होता है। ठीक है जी, हमारा जो व्यापार है। नेक्स्ट है पार्ट 14, पब्लिक सर्विस कमीशन, इंपॉर्टेंट है जी, जो हमारे यूपीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, जो ये हमारे जितनी भी ये ग्रुप ए की जो हमारी जॉब्स हैं, पोस्ट हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी है, ये किसके अंदर आती है जी, पार्ट 14 के। नेक्स्ट पार्ट 14 थे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स टू हियर द डिस्प्यूट्स। ठीक है, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है, तो ऐसे ट्रिब्यूनल्स दिए गए हैं पार्ट 14 थे में। ठीक है जी, पार्ट 15 बहुत इंपॉर्टेंट, इसका बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है जी, बहुत है ना, भारी भरकम डिपार्टमेंट है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा देश है, 28 स्टेट्स हैं, इलेक्शंस चलती रहती हैं। ठीक है जी, तो इसका काम है इलेक्शंस करवाना, दिस इज इलेक्शन कमीशन। और रिसेंटली हमारी 5 स्टेट्स में इलेक्शंस होके हटी हैं, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड मिजोरम। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट 16, स्पेशल प्रोविजन टू सर्टेन क्लासेस, एससी एसटीज को कुछ स्पेशल प्रोविजंस दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 16 में आता है। पार्ट 17, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, सेंटर की भी स्टेट की भी। नेक्स्ट पार्ट 18, इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट 19, इसे हम बोलते हैं मिसलेनियस पार्ट। एंड पार्ट 20, अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारी भरकम पार्ट है जी, कैसे संविधान को अमेंड किया जा सकता है, और 106 अमेंडमेंट टिल डेट हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स में। तो पहले देखते हैं जी पार्ट फर्स्ट, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, आर्टिकल 1 to 4 देखते हैं जी। आर्टिकल फर्स्ट, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। आर्टिकल फर्स्ट में जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो हमारे देश का जो नाम है, जो है ना, जैसे इंडिया है, भारत है, ठीक है, उसकी जो टेरिटरी है, एरिया है, ठीक है, उसको उसके बारे में जो सारा वेरवा दिया गया है, वो पार्ट आर्टिकल फर्स्ट में दिया गया है। नाम चेंज करना है, एरिया कम करना है, एरिया ज्यादा करना है, एरिया बढ़ाना, एक्सपेंड करना है, तो आर्टिकल फर्स्ट को अमेंड किया जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है आर्टिकल सेकंड, एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अगर किसी नई स्टेट को एडमिट करना है कंट्री में, ठीक है जी, या नई स्टेट को बनाना है, ठीक है जी, जैसे तेलंगाना बनाई गई डन, तो ये किसमें दिया गया, आर्टिकल सेकंड में। आर्टिकल थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, नई स्टेट्स को बनाना
और एरिया को ऑल्टर करना, एरिया कम करना, एरिया ज्यादा करना, किसी स्टेट को बढ़ाना या छोटा करना, ठीक है जी। बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ठीक है जी। एग्जिस्टिंग स्टेट्स का अगर एरिया बढ़ाना है, कम करना है, ठीक है जी, नाम चेंज करना है, तो वो दिया गया आर्टिकल 3 में, ठीक है। और आर्टिकल 3 में क्या, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स। किसी एक स्टेट का एरिया कम करके, किसी एक स्टेट को काट के ऑल्टर करके उसमें से कोई दूसरी स्टेट बनाई जा सकती है, या दो स्टेट्स को जोड़ के कोई एक स्टेट बनाई जा सकती है, ठीक है, बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू पार्ट ऑफ एनी स्टेट, या तो किसी दो स्टेट्स के पार्ट्स को, ठीक है, जैसे एक पंजाब का पार्ट ले ले, हरियाणा का पार्ट ले, दोनों के पार्ट को ज्वाइन करके कोई थर्ड स्टेट बनाई, ठीक है, तो ऐसे बनाई जा सकती है, ठीक है। और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, या जैसे कोई यूटी है उसको किसी स्टेट के साथ अटैच करके, स्टेट के अंदर मर्ज करके, ठीक है, स्टेट का एरिया बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो ये सारा किसमें दिया गया, आर्टिकल 3 के फर्स्ट मतलब ए में, ठीक है जी। नेक्स्ट, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, वही किसी स्टेट का एरिया बढ़ाना है जी। सी, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट का एरिया कम करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, किसी की काटना है, किसी का जो बाउंड्री ऑल्टर करनी है, काट छांट करनी है, वो डी में है जी। एंड ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, या जैसे आजकल हम देखते रहते हैं डिस्ट्रिक्ट्स के तो बहुत सारे नेम्स चेंज होते रहते हैं, कल को अगर किसी स्टेट का भी नाम चेंज करना है तो वो इसके ई सेक्शन में आएगा, आर्टिकल 3 के, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं जी, आर्टिकल 4, laws made under article 2 and 3 to provide for the amendment of the first and fourth schedule। जो आर्टिकल 2 और 3 के अंदर प्रोविजंस हैं, ठीक है जी, अगर इनमें से कुछ भी चेंज होता है, कोई अल्ट्रेशन होती है, चेंज होता है, ठीक है जी, तो इसके साथ साथ जो हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी अमेंड होगा, ठीक है जी। फर्स्ट शेड्यूल में भी एरिया टेरिटरी दिया गया और फोर्थ शेड्यूल में जो राज्यसभा में सीट्स का वर्णन किया गया, तो वो दोनों भी अमेंड होंगे, ठीक है, ये आर्टिकल 4 में बोला गया। अब ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट 3, जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार 12 to 35, ठीक है जी। देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 6 फंडामेंटल राइट्स, ओरिजिनली देयर वर 7, ठीक है जी। पहले ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन 44th अमेंडमेंट के साथ 1978 में एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया, जो पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट होता था, अब राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है जी। तो अभी हमारे संविधान में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ओरिजिनली कितने थे, 7। तो पहला देखते हैं राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, आर्टिकल 14 to 18 जो 6 है उसमें से सबसे पहले जी राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक, दूसरा राइट टू फ्रीडम 18 से 22 तक, थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है जी, शोषण के विरुद्ध जो हमारे अधिकार है, आर्टिकल 23-24, फोर्थ है जी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, नेक्स्ट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29-30, एंड सिक्स्थ राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल है 32। सो दीज आर द 6 राइट्स। पहले जो आर्टिकल 31 हुआ करता था, ठीक है जी, जो पहले 31 होता था, ये होता था जी राइट टू प्रॉपर्टी, पहले ये क्या था जी, फंडामेंटल राइट, लेकिन अभी ये क्या है, लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A, ये क्या अभी नाउ इट इज लीगल राइट, डन जी। चलो नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स देखते हैं। दीज आर प्रोवाइडेड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली एक्सेप्ट आर्टिकल 20 and 21। जो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है, ये भारत के नागरिकों को ही मिलते हैं, दिए जाते हैं, सिर्फ 20 और 21 को छोड़ के, जो फॉरेनर्स को भी मिलते हैं अगर वो इंडियन टेरिटरी में है, विच इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द फॉरेनर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर कोई फॉरेनर इंडियन टेरिटरी में है तो ये आर्टिकल्स उनको भी दिए जाएंगे, ठीक है जी, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट, These are justiciable in the court and legally enforceable, ठीक है जी। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये कोर्ट में क्या है, जस्टिसिएबल है, ठीक है, ये कोर्ट में क्या है, जस्टिसिएबल है, एंड लीगली एनफोर्सेबल है, और लीगली इनको कोर्ट के द्वारा लागू किया जाता है, ठीक है जी। कोई भी सरकार हमारे से हमारे ये फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकती, इसको वायलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। A person can go directly to Supreme Court in case of violation of fundamental rights। अगर हमारे fundamental rights violate होते हैं, ठीक है जी, तो
तो वी कैन गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट, तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। देखिए जी, जब जनरल केस में हमारा कोई सिविल डिस्प्यूट है, कोई क्रिमिनल डिस्प्यूट है, किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट है, इशू है, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते। पहले हम जाएंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो हमारी लोकल कोर्ट है, उसके बाद हम अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो चैनलाइज सिस्टम है ना, पहले लोकल कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। बट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वी कैन गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी। लेकिन अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उस केस में हम सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो हम एक ही केस पे सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, दैट इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है जी। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं जी। These are not sacrosanct. Certain restrictions can be placed upon them. ये as it is नहीं है जी, sacrosanct नहीं है। इनके ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। sacrosanct होता है कि जिसे चेंज ना किया जा सके, जिसमें इंटरफेरेंस ना की जा सके, तो की जा सकती है जी। आर्टिकल 31 भी तो चेंज हुआ ही है ना। So these are not sacrosanct. इनके ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चलो अब इसको डिफाइन करते हैं, देखते हैं जी। आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन दी गई है, और जो हमारी कंट्री है, जो हमारी स्टेट्स है, और जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है, उनको हम स्टेट में कंसिडर करते हैं, उनके लिए हम वर्ड स्टेट कंसिडर करते हैं। तो ये आर्टिकल 12 में बताया गया। आर्टिकल 13 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जी, जुडिशियल रिव्यू। क्या दिया गया यहाँ पे? जुडिशियल रिव्यू। सो जुडिशियल रिव्यू क्या है जी? ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है। कब यूज की जाती है? देखो जी, इफ एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, फॉर एग्जांपल देखो, कानून बनाने का अधिकार क्षेत्र किसके क्षेत्र में? पार्लियामेंट के पास, ठीक है जी। पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं या हो सकते हैं, ठीक है जी। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे लॉ को पहले ही, ठीक है, इनएलिजिबल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है अंडर जुडिशियल रिव्यू। जैसे कि एनी लॉ व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स कैन बी डिक्लेयर्ड इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट। जिस लॉ से, जिस कानून से हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट उन कानूनों को पहले ही रद्द कर देगी। ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है जी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। आर्टिकल 14 इक्वेलिटी बिफोर लॉ। ये आर्टिकल कहता है कि लॉ के आगे सारे इक्वल है, ठीक है जी। लॉ के आगे सारे सिटीजन इक्वल है, जिसमें आपका कोई जेंडर नहीं मैटर करता, कोई रिलीजन मैटर नहीं करता। आप मेल हो, फीमेल हो, हिंदू हो, पारसी हो, जैन हो, बुद्ध हो, कुछ भी हो, ठीक है जी। अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आप सेम ट्रीट किए जाओगे, ठीक है। इक्वेलिटी बिफोर लॉ। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। भारत का हर नागरिक लॉ के आगे समान है जी, ठीक है जी, एक समान है। एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, दीज टू पर्सन आर अनइक्वल। ये जो दो पोस्ट हैं जी, ये अनइक्वल है, ठीक है। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ठीक है। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जब तक अपने रैंक के ऊपर है, जब तक अपने ऑफिस में है जी, कोई भी पर्सन जब तक वो प्रेसिडेंट है या गवर्नर है, तब तक उनके अगेंस्ट कोई एफआईआर नहीं की जा सकती, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता, डिटेन नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। बहुत चीजों में दे आर अनआंसरेबल टू द कोर्ट, ठीक है जी। तो अगर कोई प्रेसिडेंट या गवर्नर किसी चीज में गलत पाए जाते हैं या संविधान के खिलाफ कोई काम करते हैं, तो पहले उन्हें उनके रैंक से हटाना पड़ेगा। जब वो ऑर्डिनरी पर्सन बन जाएंगे हमारे आपके जैसे, ठीक है जी, तब जाके उनके ऊपर केस चलाया जा सकता है, ट्रायल किया जा सकता है या अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन जब तक अपने रैंक पे तब तक नहीं। सो दीज टू पोस्ट आर अनइक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ ओनली, ठीक है जी। नेक्स्ट, एंड प्लेस ऑफ बर्थ ओनली। ये आर्टिकल कहते हैं जी कि किसी भी व्यक्ति के साथ रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है, रेस मतलब कलर, जो रंग भेद होता है, गोरा, काला, ब्राउन, ठीक है, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, वो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। ये इन ग्राउंड्स पे भेदभाव के ऊपर पाबंदी लगाता है जी आर्टिकल हमारा 15। अगला देखते हैं जी, आर्टिकल 16
इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये आर्टिकल कहता है जी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, जैसे सरकारी नौकरी में, ठीक है जी, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी या मिलनी चाहिए, या सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये बात किसकी कर रहे हैं जी यहाँ पे, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में कोई रिजर्वेशन नहीं दी जाती, ठीक है जी। नेक्स्ट आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या है जी, प्रोहिबिशन ऑन अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। जो छुआछूत होती है, अनटचेबिलिटी, पहले ये बहुत ज्यादा हुआ करती थी, अभी कम है, पहले से काफी कंट्रोल हो चुका है, ठीक है, लेकिन स्टिल अभी होती है कुछ प्लेसेस पे। प्रोहिबिशन ऑन अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, जो छुआछूत या अपर क्लास लोअर क्लास, ठीक है, अपर क्लास अलग रहेगी, लोअर क्लास अलग रहेगी, लोअर क्लास अपर क्लास को टच नहीं करेगी, उनके टेम्पल्स में नहीं जाएगी, तो बहुत सारे ऐसे सोशल लेवल्स थे पहले, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे सोशल लेवल्स के ऊपर पाबंदी लगाते थे। इफ एनी पर्सन फाउंड लायबल ऑफ ऑफेंस, अगर कोई पर्सन इस केस में पकड़ा जाता है तो वो पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के अंडर कन्विक्टेड है जी, ठीक है, अगर कोई पकड़ा जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है 18। आर्टिकल 18 देखते हैं जी, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है जी। ये जो टाइटल्स लिए जाते थे या दिए जाते थे पहले, उसके ऊपर पाबंदियां लगाता है, जैसे कि कोई राजा, महाराजा, निजाम, राय बहादुर, ठीक है जी, जगीरदार, कोई भी ऐसे जो टाइटल्स दिए जाते थे पहले या लिए जाते थे, तो उन टाइटल्स को आप होल्ड नहीं कर सकते अभी। नाउ अ पर्सन कैन होल्ड ओनली एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स। अभी कोई भी पर्सन सिर्फ एकेडमिक या मिलिट्री टाइटल्स, मिलिट्री में कैप्टन हो, लेफ्टिनेंट हो, कर्नल हो, ब्रिगेडियर आप लगा सकते हो, ठीक है, आप पुलिस टाइटल्स ले सकते हो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, आप लगा सकते हो, आपके एकेडमिक टाइटल्स है, ठीक है जी। लेकिन जो टाइटल्स समाज में इनइक्वालिटी क्रिएट करे, आप वो टाइटल्स नहीं होल्ड कर सकते, ठीक है जी। इवन जो फॉरेनर्स इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है जी, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के बिना अपनी किसी कंट्री से, उनकी खुद की कंट्री से या किसी दूसरी कंट्री से टाइटल होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है आर्टिकल 19। इट प्रोवाइड 6 फ्रीडम्स। ये 6 तरह की आजादी प्रोवाइड करता है जी, 6 तरह की फ्रीडम्स देता है आर्टिकल 19, राइट। चलो देखते हैं जी। पहली है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें कुछ भी बोलने का अधिकार है, अपने आइडिया एक्सप्रेस करने का अधिकार है। हाँ, जो हम बोल रहे हैं वो किसी की डिग्निटी के अगेंस्ट ना हो, ठीक है जी, किसी की रिस्पेक्ट के अगेंस्ट ना हो, राइट। नेक्स्ट राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, हम बिना हथियारों के कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं, राइट। थर्ड राइट टू मेक एसोसिएशन एंड यूनियंस, हम एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियंस बना सकते हैं, जैसे आप देखते हो ना बहुत सारी एसोसिएशन बनी हुई हैं, ट्रेड यूनियंस बनी हुई हैं, ये किसान यूनियंस बनी हुई हैं, तो बहुत सारी ऐसी यूनियंस बनी हुई हैं, तो ये हमारा राइट है जी। नेक्स्ट राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम इंडियन टेरिटरी में कहीं भी फ्रीली जा सकते हैं, उसके लिए हमें कोई अलग से वीजा या अलग से कोई फी पे नहीं करनी पड़ेगी, हम फ्रीली जा सकते हैं, ठीक है जी। फिफ्थ है राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, हम इंडिया के किसी भी पार्ट, किसी भी शहर, किसी भी स्टेट में रह सकते हैं, वहां पे काम कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है जिसमें, ठीक है। और सिक्स्थ है राइट ऑफ एनी ट्रेड, प्रोफेशन और बिजनेस, हम कोई भी ट्रेड ऑप्ट कर सकते हैं, प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, तो ये हमारे पास राइट है। तो ये 6 आर्टिकल्स या 6 राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 19 के अंदर, ठीक है जी। तो इसको एक छोटे से तरीके से याद हम कर सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी बाबा जी ने प्रवचन दिए, जैसे इंडिया में बहुत सारे बाबा जी मिलते हैं ना, तो बाबा जी लोगों का देश है, बहुत सारे बाबा जी इंडिया में। तो जैसे फर्स्ट है दी राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फॉर एग्जाम्पल किसी बाबा जी ने प्रवचन दिए, स्पीच दी, अपने आइडियाज एक्सप्रेस किए, है ना। सो वहां पे लोग इकट्ठे हुए बाबा जी को सुनने, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। अगर आप बाबा जी को सुनने जा रहे हो तो बंदूकें थोड़ी ना लेके जाओगे, हथियार थोड़ी ना लेके जाओगे ना, पीसफुली जाओगे ना, पीसफुली असेंबल होगे वहां पे। तो बाबा जी ने प्रवचन दिए तो वहां पे लोग इकट्ठे हुए पीसफुली, ठीक है। अब थर्ड क्या है, जहां पे लोग इकट्ठे हुए तो वहां पे क्या बनी, एसोसिएशंस बनी, यूनियंस बनी, ठीक है। यहाँ पे बाबा जी प्रवचन दे रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और जब लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो एसोसिएशन बन रही है, यूनियंस बनी, लोगों से बनती है, ठीक है। और चौथा है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अब लोग बाबा जी का प्रचार करने के लिए इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में गए, ठीक है जी, अलग अलग जगहों पे प्रचार हो रहा है, तो मतलब लोग अलग अलग जगह पे मूव हो रहे हैं, फ्रीली मूव हो रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ क्या है जी, रिजाइड एंड सेटल,
अब लोग अलग अलग जगह पे मूव होने लग गए, तो लोग अलग अलग जगह रहने लग गए। ठीक है जी, जब आप मूव होगे अलग अलग प्लेसेस पे, तो आपको कोई प्लेस अच्छी लग सकती है, आप वहां पे रह सकते हो। ठीक है जी, आप रहने लग गए। और 6 क्या है, ट्रेड, प्रोफेशन, बिजनेस। देखो आप कहीं भी रहोगे, कोई ट्रेड करोगे, प्रोफेशन ऑप्ट करोगे, बिजनेस तो करोगे ना, तभी हमारा घर चलेगा। सो इस तरीके से आप ये 6 आर्टिकल्स याद रख सकते हो। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 क्या कहता है जी, कि अगर कोई कन्विक्टेड पर्सन है, ठीक है, उसने कोई जुर्म किया, वो कन्विक्टेड है, लेकिन स्टिल उसके फंडामेंटल राइट्स वाइल, मतलब उसके बाकी फंडामेंटल राइट्स तो है ना। ये थोड़ी ना कि अगर कोई कन्विक्टेड है, किसी ने कोई ऑफेंस किया, तो उसके सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं। तो इसमें क्या मेंशन किया जाएगा, नो डबल जियोपार्डी। एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। नो डबल जियोपार्डी इंडिया में ऐसा नहीं है जी, एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है। ठीक है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कि जो एट प्रेजेंट लॉ ऑफ द लैंड है, ठीक है, जो आज की डेट में कानून इंप्लीमेंटेड है, उसी के अकॉर्डिंग सजा दी जा सकती है। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल कल को वो सजा चेंज नहीं की जा सकती। वैसे जैसे कि आज किसी ने कोई क्राइम कर दिया, ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल आज किसी ने चोरी की, ठीक है, और आज किसी ने चोरी की, तो उसकी सजा थी फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम 5 साल सजा थी। ठीक है। और 2 दिन के बाद एक संसद में नया कानून पेश हो गया जी कि आज से चोरी की सजा 10 साल है। ठीक है। अब जो पर्सन कन्विक्टेड है, जिसके ऊपर वो केस चल रहा है, ठीक है जी, तो उसको भी 5 साल सजा मिलेगी या 10 साल सजा मिलेगी। ठीक है, तो उसे 5 साल सजा ही दी जा सकती है मैक्सिमम, क्योंकि जब उसने क्राइम कमिट किया था, एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट, जब उसने क्राइम कमिट किया था, तब ये कानून लागू था। ये कानून बाद में बना है। उसके क्राइम कमिट करने के बाद कोई कानून बने लागू हो, तो वो नहीं कंसिडर किया जाएगा। जिस टाइम उसने क्राइम कमिट किया था, उस टाइम कौन सा कानून देश में लागू था, उसकी मैक्सिमम सजा क्या थी, उसके अकॉर्डिंग इनको सजा दी जाएगी। ठीक है जी। सो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ यही दर्शाता है कि जो एट प्रेजेंट लॉ ऑफ लैंड, जो लॉ ऑफ लैंड है, जो एट प्रेजेंट कानून इंप्लीमेंटेड है, उसी के अकॉर्डिंग सजा होगी, उससे बाहर नहीं दी जा सकती। ठीक है जी। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी पर्सन को खुद के खिलाफ गवाही देने पे मजबूर नहीं किया जा सकता। कोई अपना विटनेस खुद नहीं हो सकता है, उसे मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप खुद के खिलाफ विटनेस बनो। तो ये आर्टिकल 20 में दिए गए हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है जी। आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हमें जीने का अधिकार, इंडिया में क्या आपको जीने का अधिकार है, आजादी है, ठीक है, मरने का अधिकार नहीं है, राइट टू डेथ नहीं है। अगर सुसाइड करते हो और बच जाते हो, तो फिर आपके अगेंस्ट पुलिस केस बनता है। ठीक है। राइट टू प्राइवेसी, स्पेशली राइट है विमेन के लिए। ठीक है जी। आर्टिकल 21 के तहत आता है राइट टू प्राइवेसी, चाहे कोई मैरिड विमेन है, ठीक है जी, मैरिड विमेन के साथ भी उसके हस्बैंड उनकी मर्जी के बिना फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकते। अगर वो इस चीज के लिए प्रेशराइज करते हैं, तो इट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रेप। ठीक है जी। सो राइट टू प्राइवेसी है। ठीक है। आर्टिकल 21A, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशन में ये उनका राइट है जी। आर्टिकल 21A के तहत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार राइट है। ठीक है। 86th अमेंडमेंट, ठीक है, 2002 के तहत इस आर्टिकल को ऐड किया गया जी संविधान में 21A को। ठीक है। इधर ये बच्चों का राइट है और पेरेंट्स की ड्यूटी है आर्टिकल 51A के तहत। ठीक है जी। पेरेंट्स की ड्यूटी है कि अपने बच्चों को शिक्षा मुहैया करवाएं, जो सरकार दे रही है। बच्चों का राइट है, पेरेंट्स की ड्यूटी है जी, तो बहुत अच्छा राइट है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 22, ये क्या कहते हैं जी, प्रोटेक्शन इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है जी। कुछ केसेस में अगर पुलिस अरेस्ट करती है, डिटेन करती है, ठीक है, तो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। और जैसे कि नो पर्सन शैल बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड, बिना बताए किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर पुलिस आपके अगर अरेस्ट करने आई है, तो पुलिस को बताना पड़ेगा जी किस जुर्म पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है, किसकी कंप्लेंट पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है जी। नो एक्सेसिव पनिशमेंट। ठीक है जी। जो भी
जो भी लॉ के अकॉर्डिंग मिनिमम या मैक्सिमम पनिशमेंट है वही दी जा सकती है, उससे एक्सेस पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। फॉर एग्जांपल किसी क्राइम की फॉर एग्जांपल मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल है, ठीक है, तो कोई इमोशनल होकर मजिस्ट्रेट या जज उसकी 15 साल 20 साल सजा नहीं दे सकते। जो मिनिमम एंड मैक्सिमम सजा प्रेस्क्राइब्ड है वही दी जा सकती है, ठीक है जी। और ये जो अरेस्ट है, अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये भी दो तरह की होती है, प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव, ठीक है जी। प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव, क्राइम करने से पहले ही अरेस्ट कर लेना दैट इज प्रिवेंटिव अरेस्ट, क्राइम करने के बाद अरेस्ट करना दैट इज प्यूनिटिव अरेस्ट, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। ये जो शोषण होता है ह्यूमंस का उसके खिलाफ, ठीक है जी, शोषण को रोकने के लिए आर्टिकल प्रोवाइड किया गया, आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑन ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, और बंधवा मजबूरी के खिलाफ है जी आर्टिकल। जैसे इमोरल ट्रैफिकिंग में होती है प्रोस्टिट्यूशन, देह व्यापार करवाना, स्लेवरी, ठीक है, गुलामी करवाना, बैगिंग, भीख मंगवाना, तो ये सारे क्या क्राइम्स हैं जी, ठीक है। तो ये क्राइम्स हैं, तो ये नहीं करवाए जा सकते अंडर आर्टिकल 23, दीज आर प्रोहिबिटेड। और भी बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हैं जो प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑन चाइल्ड लेबर टिल 14 ईयर्स ऑफ एज। 14 साल तक के बच्चों से किसी फैक्ट्री, माइन और एक्टिविटी, इन एनी फैक्ट्री, माइन और एक्टिविटी, प्रोहिबिशन ऑन चाइल्ड लेबर till 14 years of age in any factory, mine or activity which is hazardous for the health of a child। जहां पे बच्चे की हेल्थ को खतरा है वहां पे किसी बच्चे से काम नहीं करवाया जा सकता। 14 साल तक की एज में, एज ग्रुप को यहाँ पे चाइल्ड कंसिडर किया जाता है। तो 14 साल तक एज ग्रुप को किसी फैक्ट्री, माइन या ऐसी एक्टिविटी जहां पे उनकी हेल्थ या लाइफ को खतरा हो वहां पे काम नहीं करवाया जा सकता, ठीक है जी। नेक्स्ट आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रोपागेट, प्रैक्टिस एनी रिलीजन। 25 से 28 तक आपको रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं आर्टिकल्स, ठीक है जी। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस जो आपकी मॉरल वैल्यूज कहती हैं, जो आपकी अंतरात्मा कहती है, ठीक है, आप किसी भी रिलीजन का प्रचार कर सकते हो, उसे मान सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आर्टिकल 25 में दिया गया कि धार्मिक आजादी है आपको। नेक्स्ट 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके पास राइट है दैट दे कैन मैनेज देयर रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है जी। एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो किसी भी तरह की चल अचल संपत्ति को एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है जी। टू मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, वो इंस्टीट्यूशन को मेंटेन कर सकते हैं चाहे वो धार्मिक कामकाज के लिए या चैरिटी के लिए, ठीक है जी, दान पुण्य के लिए कर सकते हैं। तो ये जो धार्मिक संस्थाएं हैं, ठीक है जी, तो उनके पास ये राइट है कि वो अपने धार्मिक सिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं, अपने रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन कर सकते हैं आर्टिकल 26 के तहत, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 27, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। किसी धर्म के नाम पे, धर्म की प्रमोशन के लिए कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता। किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जा सकता किसी भी तरह से किसी धार्मिक टैक्स के लिए, ठीक है, किसी धर्म की प्रमोशन के लिए कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। इसके ऊपर पाबंदी लगाता है जी आर्टिकल 27, राइट। और सरकार भी, जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, सरकार उस पैसे को किसी एक धर्म के को अपग्रेड करने के लिए, एक रिलीजन को मतलब अपलिफ्ट करने के लिए, किसी एक ही रिलीजन के लिए खर्च नहीं कर सकती। सरकार ग्रांट्स दे सकती है, लेकिन जब ग्रांट्स देगी तो उसको सभी को ध्यान में रखना होगा, सारे रिलीजन्स इक्वल है सरकार के लिए, है जी। चलो आर्टिकल 28, no religious instructions can be provided in any educational institution which is wholly maintained out of state funds। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सरकारी फंड से चल रहे हैं, ठीक है जी, वहां पे किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि वहां पे सब धर्मों के लोग पढ़ रहे हैं, और जो सरकार पैसा खर्च कर रही है वो हमारे टैक्स से पैसा खर्च कर रही है, तो सब धर्मों के लोग टैक्स पे कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है जी। सो किसी भी धार्मिक स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में किसी भी सरकारी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में धार्मिक इंस्ट्रक्शंस, धार्मिक पढ़ाई नहीं करवाई जा सकती। ये आर्टिकल 28 के तहत है,
ठीक है। हाँ, अगर वो स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट किसी प्राइवेट ट्रस्ट का है, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का है, तो वहां पे करवाई जा सकती है, वहां पे कोई समस्या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जी पंजाब में वो अकाल अकेडमी, ठीक है, जैसे अकाल अकेडमी है, तो अकाल अकेडमी वर्क्स अंडर द कलगीधर ट्रस्ट। अकाल अकेडमी कलगीधर ट्रस्ट के अंडर काम करती है, तो और ट्रस्ट होने के कारण वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं। जैसे अकाल अकेडमी में धार्मिक पढ़ाई करवाई जाती है, तो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं, लेकिन किसी सरकारी स्कूल कॉलेज में नहीं दी जा सकती। ठीक है जी। नेक्स्ट आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज सच एज लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। ठीक है जी, जो माइनॉरिटीज है, ठीक है जी, जो संख्या में कम है, उनके पास राइट है वो अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट को, ठीक है, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, जो उनकी लिपि है, जो उनकी भाषा है, ठीक है, जो उनका कल्चर है, उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखो, हम निकोबार के आइलैंड्स में नहीं जा सकते क्योंकि वहां के लोगों का कहना है कि जब यहाँ पे टूरिज्म होता है या टूरिस्ट आते हैं तो हमारा कल्चर वायलेट होता है। ठीक है जी, हमारा कल्चर वायलेट होता है, हमारी स्क्रिप्ट वायलेट होती है, तो हमारा निकोबार के आइलैंड्स में जाना प्रोहिबिटेड है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं जैसे जैन, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन, पारसीज एंड मुस्लिम्स, 6 मेन रिलीजियस माइनॉरिटीज इंडिया में। तो माइनॉरिटीज के पास राइट है वो अपना धार्मिक इंस्टीट्यूशन, सॉरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं। ठीक है जी, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन, ये 6 मेजर माइनॉरिटीज इंडिया में, मेन माइनॉरिटीज है। ठीक है जी, तो ये अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं, हिंदूज के पास ये राइट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल 32, सबसे भारी भरकम आर्टिकल है जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। दिस इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है जी, दिस आर्टिकल हैज यूनिक फीचर। इस आर्टिकल का यूनिक फीचर ये है जी कि ना तो इसे अमेंड किया जा सकता है, ना ही इसे सस्पेंड किया जा सकता है, और ना ही डिलीट किया जा सकता है किसी भी हालत में, इन एनी पॉसिबल वे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस आर्टिकल को क्या बोलते हैं जी, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के दिल और आत्मा बोलते हैं जी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है जी। अगर इस आर्टिकल के अंदर अगर किसी पर्सन के अगर इंडिया में फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, तो इस आर्टिकल के अंदर वी कैन गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट। अ पर्सन कैन गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है जी, दिस इज वाई सुप्रीम कोर्ट इज रिगार्डेड एज गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। ठीक है, इस आर्टिकल के अंदर, ठीक है जी, अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो इस आर्टिकल के अंदर वी कैन गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, तो और सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के ऑर्डर्स, 5 तरह की रिट्स इश्यू करने में, रिट बोलते हैं, रिट दैट इज ऑर्डर। अंडर दिस आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इश्यू 5 रिट्स। सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के ऑर्डर्स जारी कर सकती है जी इन प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है जी, तो ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है 5 रिट्स इश्यू करने की। ठीक है जी, और ये आर्टिकल हमें पावर देता है कि वी कैन गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, तो चलो डिस्कस करते हैं, देखते हैं इस आर्टिकल को। इसमें जो 5 रिट्स हैं, पहली रिट है जी हैबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है, ये लैटिन वर्ड है टू हैव द बॉडी ऑफ, बड़ा सिंपल सा जी, टू हैव द बॉडी ऑफ। इट इज इशूड बाय द कोर्ट, कोर्ट इश्यू करेगी टू एन अथॉरिटी ऑफ लॉ, लॉ की किसी भी अथॉरिटी को। Who has detained any person, जैसे अगर पुलिस ने किसी पर्सन को डिटेन करके अपनी कस्टडी में रखा हुआ है, to produce that person before itself, कोर्ट बोलेगी उसे हमारे आगे प्रोड्यूस करो। To examine the arrest was lawfully or not, फॉर एग्जाम्पल जैसे पुलिस की ड्यूटी है जी 24 घंटे से ज्यादा किसी को अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती। विद इन 24 आवर्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है, प्रोड्यूस करना होता है। अगर 24 घंटे से ज्यादा अपनी कस्टडी में रखती है पुलिस किसी को, तो पुलिस के अगेंस्ट ये इश्यू होती है हैबियस कॉर्पस। ठीक है, तो कोर्ट पुलिस को बोल रही है जी कि उन्होंने जिस पर्सन को डिटेन किया हुआ है उसे हमारे आगे पेश किया जाए, that will examine that arrest was lawfully or not, ताकि हम एग्जामिन करें, चेक करें कि जो अरेस्ट हुई है वो कानूनी सही है या नहीं।
ठीक है जी। चलो दूसरी है मैंडामस, वी कमांड, कोर्ट कह रही है हम कमांड देते हैं जी। इट इज इशूड बाय द कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिस और ऑफिसर, किसी पब्लिक ऑफिस या ऑफिसर को ये रिट जारी की जाती है टू परफॉर्म इट्स ऑफिशियल ड्यूटीज वेल। अगर कोई पब्लिक ऑफिसर सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा रहा तो उसके अगेंस्ट रिट इशू की जाती है कि वो अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म करे, सही से निभाए। ठीक है जी। इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस, प्राइवेट इंडिविजुअल और ऑफिस। ये राष्ट्रपति के अगेंस्ट, गवर्नर के अगेंस्ट, चीफ जस्टिस के अगेंस्ट, प्राइवेट इंडिविजुअल या किसी प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट नहीं इशू की जा सकती, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिस और ऑफिसर के अगेंस्ट, सरकारी कर्मचारी के अगेंस्ट ही की जा सकती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, अगर वो किसी ट्रांसजेंडर को एडमिशन देने से मना करता है तो आर्टिकल 15 के तहत उसने उसका डिस्क्रिमिनेशन कर दिया उसके साथ ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स। ठीक है जी। तो आर्टिकल 15 के तहत किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, तो ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि वो ट्रांसजेंडर है इसलिए उसे एडमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है। तो फिर जिसने एडमिशन देने से मना किया कॉलेज ने, जो कॉलेज की अथॉरिटी है, तो उसके अगेंस्ट मैंडामस रिट इशू होती है यहाँ पे। अगला देखते हैं, प्रोहिबिशन, पाबंदी लगाना, सिंपल वर्ड है जी। इट इज इशूड बाय द हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट। प्रोहिबिशन हमेशा ऊपर वाली अदालत अपने से नीचे वाली अदालत को इश्यू करती है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट अपने से नीचे वाली को कर सकती है। ठीक है जी। इट इज इशूड बाय द हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट टू प्रिवेंट द लोअर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन। अगर लोअर कोर्ट अपनी ओवर पावर यूज कर रही है, अपनी हद से बाहर जाके फैसले दे रही है, तो उसके फैसलों को पाबंदी लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए रिट जारी होती है, कौन सी, प्रोहिबिशन। एंड हायर कोर्ट कैन ट्रांसफर द केस टू अनदर कोर्ट। और हायर कोर्ट इस केस को किसी दूसरी कोर्ट के पास ट्रांसफर कर सकती है। हायर कोर्ट के पास पावर है इस केस को किसी दूसरी कोर्ट के पास ट्रांसफर करने की। ठीक है जी। नेक्स्ट अगली है सर्शरारी, लगभग सेम सी है प्रोहिबिशन की तरह। फॉरबिड, इसका इंग्लिश मीनिंग है टू फॉरबिड, ये लैटिन वर्ड है जी। वही हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट, हायर लोअर को करती है टू क्वैश द जजमेंट ऑफ लेटर। इसमें क्या होगा जी, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट की जजमेंट को खत्म कर देगी पूरा। ठीक है जी। जजमेंट को कंप्लीटली खत्म कर देगी। ठीक है। एंड हायर कोर्ट कैन ट्रांसफर द केस टू इटसेल्फ, और उस केस को खुद के पास, पिछले में क्या था दूसरी कोर्ट के पास, लेकिन इसमें वो खुद के पास, अपने आप के पास केस को ट्रांसफर कर लेगी। ठीक है जी। ये आता है हमारा सर्शरारी में। अगला देखते हैं जी। अगली रिट है कोवरेंटो। कोवरेंटो का मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है जी, किस अथॉरिटी से। ठीक है जी। सो इट इज इशूड बाय द कोर्ट टू अ पर्सन हु इज होल्डिंग एनी पब्लिक ऑफिस टू नो द लीगैलिटी ऑफ दैट पर्सन। इलीगली अगर कोई पर्सन कोई गवर्नमेंट ऑफिस ऑक्यूपाई करके बैठा है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट ये रिट्स जारी होती है कि आप किस अथॉरिटी पे यहाँ पे बैठे हो। ठीक है जी, किसने बैठाया आपको, किस सिस्टम से आपने ये ऑफिस ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है जी। ऐसे बहुत सारे लोग कई बार रिटायरमेंट के बाद भी रिटायर नहीं होते, रिटायरमेंट के बाद भी बैठे रहते हैं, एक्सटेंशन पे बैठे रहते हैं, तो उनके अगेंस्ट कोवरेंटो इट इश्यू हो सकती है। ठीक है जी। सो अगर किसी पर्सन ने गलत तरीके से कोई सरकारी दफ्तर होल्ड किया हुआ है तो उसके अगेंस्ट उसकी लीगैलिटी चेक करने के लिए ये रिट जारी होती है। सो कोर्ट आपसे पूछते हैं कि बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आप यहाँ पे बैठे हो। ठीक है। चलो, सो दीज आर द 5 रिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट 5 रिट्स अच्छे से याद रखना, होपफुली आपको अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है जी। आर्टिकल 33 देखते हैं जी क्या कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ मिलिट्री, पैरामिलिट्री एंड इंटेलिजेंस ऑफिस। ठीक है जी। आर्टिकल 33 कहते हैं कि जो मिलिट्री है और जो पैरामिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिस है, जैसे हमारे हो है, IB है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, CID वगैरह है, तो इनके फंडामेंटल राइट्स पे कुछ पाबंदियां होती हैं। जैसे हम खुल के आइडियाज एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ऐसे मिलिट्री पैरामिलिट्री वाले नहीं बोल सकते। हमारे पास राइट है टू मूव फ्रीली इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो इनके पास ये राइट नहीं होता फ्रीली मूव करने का। तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं मिलिट्री पैरामिलिट्री के ऊपर। ठीक है जी, अंडर आर्टिकल 33। नेक्स्ट आर्टिकल 34, रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स इन एरियाज वेयर मार्शल लॉ इज इंप्लीमेंटेड। अभी मार्शल लॉ कहाँ पे होगा, जहां पे हालात नॉर्मल नहीं होंगे, लॉ एंड ऑर्डर नॉर्मल नहीं होएगा, टेररिज्म होगा, मिलिटेंसी होगी, तो उन एरियाज में फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जहां पे मार्शल लॉ लगा हुआ है, आफ्सपा, जैसे फॉर एग्जांपल आफ्सपा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इंप्लीमेंटेड हो, तो वहां पे पाबंदियां रहती हैं जी। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 45,
आर्टिकल 35 कहता है अगर फंडामेंटल राइट्स के लिए कोई भी लॉ बनाना है तो इसे बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट में विधानसभा, विधान परिषद के पास कोई पावर नहीं है। ओनली पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी लॉ इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर मौलिक अधिकारों में केस में कोई भी कानून नहीं बना सकता या अमेंड नहीं कर सकता। इसकी पावर सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, यूनियन पार्लियामेंट के पास है। ठीक है जी। सो ये थे हमारे 35 आर्टिकल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है जी। तो आज हमने एक बहुत मेजर भारी भरकम टॉपिक डिस्कस किया, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बहुत क्लियर कट लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की। अगर कोई चीज नहीं समझ आए तो मेरे को बताना। ठीक है जी। सो समाप्त करते हैं यहाँ पे हमारा लेक्चर। अगला थर्ड लेक्चर में हम मिलेंगे बहुत जल्द। ठीक है जी। तो ऐसी हमारी पॉलिटी सीरीज बहुत अच्छे से कवर अप होने वाली है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।